हैं। चलिए बात करें फर्स्ट, जो हमारी आज की टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दूं। तो चलिए स्टार्ट करें। आज की फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, उसमें बात करते हैं अधिगम कर्ता। अधिगम कर्ता केंद्रित उपागम किसे कहते हैं? उपागम में शिक्षक को, ठीक है, इन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच अ टीचर शुड। बात करते हैं कि एक टीचर किस तरीके का होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अधिगमकर्ता केंद्रित, मतलब जिसमें स्टूडेंट को सेंटर में रखकर टीचिंग कराई जाती है, उसमें एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, किस तरीके का एक टीचर होना चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत करके अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहिए, छात्रों के अधिगम को आसान बनाना चाहिए, पर्याप्त सहायक सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा के अंदर प्रदर्शन करके दिखाना चाहिए, ठीक है। फैसिलिटेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूजिंग एक्वायर एक्यूरेट सपोर्टिंग मटेरियल्स, या फिर डिमॉन्स्ट्रेट इनसाइड द क्लासरूम। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर एक टीचर को फैसिलिटेट करना चाहिए अपने स्टूडेंट को, मतलब बहुत ज्यादा आपको उन्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं, बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं करानी है, सिर्फ क्या करना है, उन्हें एक तरीके से आपको फैसिलिटेट करना है, उसके अधिगम को आसान बनाने के लिए, लर्निंग को आसान बनाने के लिए, ठीक है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में। कितने प्रकार के सिद्धांत हैं? देखिए, शिक्षक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है जिसमें कि स्टूडेंट जो होता है, लर्नर जो होता है, उसको सेंटर में रखा जाता है, और एक होता है शिक्षक केंद्रित, मतलब शिक्षक को सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। जब हम शिक्षक केंद्रित की बात करते हैं जिसमें टीचर को सेंटर में रखा जाता है, तब कैसा जो हमारा टीचिंग होता है वो क्या होता है? एक परंपरागत टीचिंग है जिसमें एक स्टूडेंट है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है जो कि खड़ा होकर पढ़ा रहा है, और सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट जो है वो बैठ के सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है टीचर सेंटर। लेकिन जब अधिगम करता, मतलब कि लर्नर सेंटर के उपागम की बात करते हैं, तब यहाँ पर कैसा होता है? यह शिक्षण और अधिगम में एक तरीके से स्टूडेंट जो होता है वो मेन किरदार होता है, और टीचर सिर्फ इसलिए होता है, एक सुविधादाता के रूप में होता है, उसे फैसिलिटेट करना है, यदि वो कहीं फंसता है तो उसकी मदद कर देना। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सारी ही चीजों में आप बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस देते रहें, ऐसा नहीं करते। स्टूडेंट अपनी जद्दोजहद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विशेषताएं हैं वो क्या है? छात्रों और शिक्षक दोनों पर बल दिया जाता है। शिक्षक का छात्र अधिगम आसान बनाते हैं, छात्र व्याख्याता के रूप में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, मतलब टीचर्स बन जाते हैं स्टूडेंट, और सिखाने की कोशिश करते हैं अपने साथियों को, और अभ्यास के लिए समूह में काम करते हैं, एक दूसरे से उत्तर और प्रश्न पूछते हैं, छात्र विभिन्न विषयों को चुन सकते हैं और अपने स्वयं का आकलन भी कर सकते हैं। ये होता है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, क्लियर। तो ये आपको जो टीचर होगा वो केवल क्या होगा? सेकेंडरी, और स्टूडेंट जो होगा वो प्राइमरी इसमें होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसी को मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है, नोट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से फील्ड आश्रित अधिगम कर्ता की क्या विशेषता होनी चाहिए? फील्ड आश्रित यानी कि फील्ड डिपेंडेंट अधिगमकर्ता की क्या विशेषता होनी चाहिए? देखिए, सहयोगात्मक, जब कई सारी टीचिंग मेथड्स होती हैं, जिसमें कि एक मेथड होती है जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलग एक ग्रुप बनाकर किसी फील्ड पर काम करते हैं और अपना जो भी उन्हें टास्क दिया जाता है उसे वो कंप्लीट करते हैं। तो उस समय पे स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ में काम करते हैं और अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। तो कैसा होगा उनका बिहेवियर? अवधारणाओं और विशेष वस्तुओं के वैश्विक पहलुओं को समझना, तथ्यों के सिद्धांतों पर बल देना, अकेले कार्य करना पसंद करना, शिक्षक से दिशा निर्देश प्रदर्शन की मांग करना, सहयोग करना पसंद करना, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि क्या कॉन्सेप्ट है, इसे समझना बहुत जरूरी होगा। तो पहले वो अवधारणाओं को समझेंगे, तो ए तो हमारा क्लियर है कि ए होगा ही होगा। साथ ही साथ में शिक्षक जो कि इसे फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, तो
उनसे यही पूछना है कि क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, दिशा निर्देश की मांग करना और साथ ही साथ में सहयोग करना, है ना। ये 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही। अकेले कार्य करना पसंद करना, तथ्यों और सिद्धांतों पर बल देना, ये नहीं होगा, है ना। ये दोनों ही चीजें नहीं होगी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, डी और ई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है स्वयं प्रभा। देखिए, स्वयं प्रभा के बारे में मैंने आपको बताया है, एक सेपरेट हमारी क्लास हुई थी जिसमें कि स्वयं और स्वयं प्रभा और मॉक टेस्ट जो होते हैं, मूक जिसे कहते हैं, मूक जो है वो क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। स्वयं प्रभा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच है, एक पोर्टल प्रदान करता है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 9 जुलाई 2017 को स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो यही है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो इसके फुल फॉर्म से संबंधित है। ठीक है, इसमें सभी उच्च शिक्षाओं पर विशेष कौशलों के क्षेत्रों के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। यानी स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर कोई स्टूडेंट घर बैठा हुआ है, डायरेक्टली अपने आप को एनरोल नहीं कर पा रहा है किसी कोर्स में, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर, तो वो घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग के तहत भी अपने जो कोर्सेस है वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है ना। और ये एक पहल है जिसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की द्वारा की गई थी। ये उन लोगों के लिए अधिगम की प्रभावी उपकरण है जिन्हें घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अब देखिए, स्वयं जो है वो इंटरनेट के थ्रू होता है और स्वयं प्रभा जो है वो डीटीएच जो सर्विसेज होती हैं, जिसमें कि आप डायरेक्ट टू होम जिसको कहा जाता है, जिसमें हम टेलीविजन देखते हैं, उसके तहत आप तक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कई सारे एजुकेशनल चैनल जो होते हैं वो एक तरह से, जैसे 5 घंटे का चैनल चल रहा है फिर रिपीट उसका टेलीकास्ट हो रहा है, तो आप अपने समय जो आप सूट करता है आपको, उस समय पर जाकर अपने कोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो टेलीविजन तो आता ही आता है, तो उसमें आप स्वयं प्रभा के चैनल के थ्रू अपने कोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 80 डीटीएच चैनलों का समूह है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने चैनलों का एक समूह होता है स्वयं प्रभा में, तो 80 चैनलों का समूह होता है। और कौन सा उपग्रह है जो ये टेलीकास्ट करने में हेल्प करता है या फिर उसके थ्रू की जाती है, तो GSAT-15, ये प्रश्न भी बहुत पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। GSAT जो सैटेलाइट है उसके द्वारा 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन ये चलता रहता है, उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ठीक है, दिन में कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी, दिन में 5 बार उसे दोहराया जाएगा, मतलब 4-4 घंटे के पूरे शेड्यूल होंगे जिसको 5 टाइम्स रिपीट किया जाता है, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन लेते हैं और उस समय देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बनता है कि चैनल BISAGN, ठीक है, गांधीनगर से चलाए जाते हैं, इसमें भी इसका नाम भी कई बार पूछा जाता है। सामग्री NPTEL, IITS, ठीक है, UGC, CES, CEC और इग्नू के द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक है, इनके फुल फॉर्म के लिए एक सेपरेट वीडियो था जिसको मैंने समझाया था, अगर आप चाहेंगे तो वो मुझसे मैं आपको फिर से समझा दूंगी, नहीं तो आप उसे वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये NF ये लाइब्रेरी के लिए होता है ना, इन्फो लाइब्रेरी नेटवर्क, है ना, जो कि बहुत सारी बुक्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने पसंद की बुक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैनल 32 का प्रबंधन इग्नू और NIOS के द्वारा किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उससे देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्वयं प्रभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो स्वयं प्रभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है, ये कथन तो सही है। 24/7 जो DTH सर्विस है 80 गुणवत्ता वाले चैनल प्रदान करता है, ये भी कथन सही है। DTH चैनल कार्यक्रमों के प्रसारण में INSAT उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, चैनल BISAG गांधीनगर से किए जाते हैं, ये भी कथन सही है। और चैनल नंबर 32 का प्रबंधन इग्नू और NIOS रूप से संयुक्त रूप से किया जाता है, ये भी कथन सही है। अब ये वाला कथन क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो उपग्रह है वो क्या है, GSAT है ना,
तो ये कथन हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हो जाएगा गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ए, बी भी सही है, डी भी सही है, ई भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर होगा। तो ये देखिए आपको मैंने नोट्स दिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी मिल जाएंगे, वो भी बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यही आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, इसे पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाली परियोजनाएं मूक किट निम्नलिखित निम्न द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो मूक किट है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी और आईआईटी मद्रास। ठीक है, चलो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। मूक किट क्या है? मूक से संबंधित प्रणाली को ही मूक किट कहा जाता है। ठीक है, MOOC जो है वो ही क्या है? मूक है, और इसी से संबंधित प्रणाली को प्रबंधन प्रणाली, मतलब इसकी मैनेजमेंट की जो प्रणाली है उसे मूक किट कहा जाता है। 2012 में आईआईटी कानपुर और अधिगम का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL ने बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का सहयोग किया है। सरल मूक प्रबंधन प्रणाली को मूक किट की अवधारणा प्रस्तुत की गई, इसकी योजना बनाई गई, आईआईटी कानपुर में इसे बनाया गया। तो आंसर तो हमें मिल गया कि ये जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? आईआईटी कानपुर। ठीक है, मूक किट का। ठीक है, मूक किट प्रोफेसर और छात्रों और प्रणाली प्रबंधकों के लिए उपयोग के लिए आसान एक प्रणाली है। इसे इंटरनेट के नौसिखियों को ध्यान में रखकर बनाया गया, मतलब जो बहुत ही नए हैं, इंटरनेट को चलाना बहुत अच्छे से नहीं जानते, उनको भी आसानी हो इसको ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। इसे आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है और किसी भी पैमाने पर लागत प्रभावी है। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान में कार्यरत परियोजनाओं में से एक मूक किट आईआईटी कानपुर द्वारा प्रदारित किया जाता है। अब इसमें एक और कुछ क्या दिया हुआ है? मूक किट ने इस साझेदारी के दौरान 100 से अधिक देशों में 2 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को लगभग 30 पाठ्यक्रम वितरित किए हैं। ये स्थानीय आवश्यकताओं को और मांग के अनुसार बदले और अनुकूलित करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो मूक किट के बारे में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 5 क्वेश्चन नंबर है कि स्वयं पर आयोजित डैश में हैं और डैश द्वारा निर्मित और विवरित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब स्वयं पर आयोजित जो पाठ्यक्रम हैं वो डैश में है, यहाँ पर देखना है, और डैश द्वारा वितरित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं क्या है। स्वयं प्रभा राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच में 80 डायरेक्ट टू होम टेलीविजन है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। 9 जुलाई, ये डेट भी आपको नोट करके रखना है, 9 जुलाई 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत मंच पोर्टल प्रदान करने के लिए एक संस्था बनाई, जिसे स्वयं कहा गया, यंग एस्पायरिंग माइंड के लिए, है ना, तो उसे स्वयं कहा गया। तो एक सक्रिय तंत्र बनाया। देश के प्रत्येक छात्र के लिए एक लक्ष्य है कि वो सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षाओं को प्राप्त करे। अब स्वयं के लिए जो कुछ भी होता है, स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम चतुर्थ यानी कि 4th चतुर्थांश में है। तो एक हमको आंसर मिल गया कि ये पूछा गया है कौन से चतुर्थांश में है, तो ये हो जाएगा 4, है ना, 4th चतुर्थांश में है, 4 क्वाड्रेंट्स में होता है ये। ठीक है, और भी पढ़ लेते हैं हम इसको डिटेल में। विशेष रूप से तैयार की गई विषय वस्तु को डाउनलोड एवं मुद्रित किया जा सकता है। परीक्षण और प्रश्नावली जो होती है, प्रश्नोत्तरी होती है, उसे स्वयं आकलित किया जा सकता है। संदेहों की पूर्ण करने के लिए, मतलब दूर करने के लिए आप बात भी कर सकते हैं अपने मेंटोर से, अपने टीचर्स से। स्वयं द्वारा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली विषय वस्तु का उत्पादन विवरित सुनिश्चित करने के लिए 9 राष्ट्रीय समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, 9 राष्ट्रीय समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पे आपको जो सेकंड डैश है वो भी मिल गया। तो 4 चतुर्थांश और 9 राष्ट्रीय समन्वयक। ठीक है, अब 9 राष्ट्रीय जो समन्वयक हैं वो कौन कौन से हैं? ये वे ही संस्थाएं हैं जो कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को रन करती हैं। AICTE, है ना, NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB
और NITTER। ठीक है। स्वयं पाठ्यक्रम और स्वयं प्रभा वीडियो 10 क्षेत्रीय भाषाओं में समयबद्ध तरीके से अनुवाद किया जाता है, ताकि जो भी क्षेत्र हो उस विशेष क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी भाषा में वो समझ में आ सके। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। 4 चतुर्थांश में है और 9 राष्ट्रीय समन्वयकों द्वारा प्रचारित किया जाता है। ठीक है। उपग्रह का नाम तो मैंने आपको पहले बताया है, GSAT-15 DTH द्वारा, मतलब डायरेक्ट टू होम जो सर्विस है उसके द्वारा आपके पास में पहुंचता है। इसके परिणाम स्वरूप छात्र अपनी डिग्री के एक बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब मूक का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, मैसिव, M से हो जाएगा मैसिव, ओपन, O से ओपन, O से ऑनलाइन और C से कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और अन्य शेष कॉलेजों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, some of the advantage of audio visual teaching aid has been listed here under, choose the incorrect one from the following। दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण सामग्री में के कुछ लाभों को नीचे बताया गया है, निम्नलिखित में से गलत का चयन आपको करना है। गलत बताना है भाई साहब, गलत क्या है ये बताना है। तो देखिए, मौखिक निर्देशों का पूरक और परिपूरक है, ये तो सही है। अगर हम ऑडियो विजुअल कुछ भी आइटम के द्वारा समझाते सिखाते हैं तो ये मौखिक निर्देशों का पूरक हो जाता है, मतलब मैं मुंह से नहीं बोल रही हूँ बल्कि आपको विजुअली कुछ दिखा रही हूँ। छवि साफ करता है, ये भी सही है, मतलब क्लियर विजुअल दिखाता है, ये भी सही होगा। विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्रदान करता है, ये भी सही है। बहुत सारे आपको अलग अलग अचीव कर पाते हैं एक्सपीरियंस। चौक और बात प्रमुख फोकस है, ये गलत है। यहाँ पर चौक और डिस्टर की तो बात ही नहीं होती है ना, तो यहाँ पर ये ही आपका गलत ऑप्शन होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन यही होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा अच्छा जो आपका पढ़ाने का तरीका होता है वो ऑडियो विजुअल होता है। तो दृश्य श्रव्य वे साधन होते हैं जिनके माध्यमों से संदेश को देखा और सुना जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे ही जो हमारे विशेषताएं हैं जो ऑडियो विजुअल एड्स की होती हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वीडियो मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं की तैयारी में कौन से उपकरण हमारी मदद करते हैं? Which tool help us to prepare for online classes via video meetings? देखिए, तो कौन कौन से करते हैं? जूम करता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम करता है, स्काइप करता है, वीवेक्स मीटिंग करता है, टेली करता है। कौन कौन से करते हैं? सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सभी आजकल इससे अवेयर हैं, सभी जानते हैं। जूम पे होता है, जब से कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे तो बहुत सारे लोग इससे अवेयर हो गए, क्योंकि जो टीचिंग है वो कहाँ कैसे होने लगा था, ऑनलाइन होने लगा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आपका नहीं होना चाहिए? तो आई थिंक सिर्फ टैली जो है वही आपका आंसर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैली एक तरह से एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि गणनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जूम मीटिंग, वो विजुअल मीटिंग के लिए नहीं किया जाता है ना। तो जूम से जूम मीटिंग होती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम से भी मीटिंग होती है, स्काइप से बहुत पहले से हो रही है, वीवेक्स मीटिंग भी होती है, तो टैली नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही होगा। ठीक है, बाकी आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में, जूम के बारे में, सिस्को विवेक्स के बारे में, स्काइप मीट के बारे में यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते। हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न भी आपको पूछा जाए जिसको आप सॉल्व कर पाए। टैली जब गणनाएं होती हैं इकोनॉमिक्स में तब इस्तेमाल किया जाता है टैली। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से सहकारी शिक्षा की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिव लर्निंग? ठीक है, सहकारी शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऐसे अनुभव जो अच्छी शिक्षा और सामाजिक कौशल विकसित करते हैं, छात्र समूहों में बहुत अधिक काम करने से अति भारित महसूस करते हैं, छात्रों के सकारात्मक संबंध बनाना, एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान और सहायता प्रदान करना। निम्नलिखित में कौन सहकारी शिक्षा की विशेषता से संबंधित नहीं है बताया गया है, पूछा गया है? तो क्या होगा इसका सही आंसर?
चलिए सहकारी शिक्षा को समझ लेते हैं पहले, है क्या सहकारी शिक्षा। इसमें क्या होता है, इसमें समूह में सीखने की प्रक्रिया को परिभाषित किया जाता है। गतिविधियों को इस प्रकार से आयोजित किया जाता है कि छात्र अपने साथियों से बातचीत कर सकें, एक दूसरे के साथ में ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की जा रही है, जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ में या दो ग्रुप एक दूसरे के साथ में जुड़कर काम करते हैं। सहकारी, यहाँ पे सरकारी मत समझिएगा उसको, सहकारी। ठीक है। समूह में शिक्षार्थी के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और विषयों की समझ सुधार के लिए विभिन्न स्तर वाले छात्रों को पढ़ने में एक सफल रणनीति बनती है। वे विभिन्न प्रकार की शिक्षण गतिविधियों का उपयोग करते हैं, विषय को समझने में मदद करते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने सीखने के लिए जिम्मेदार होता है और अन्य साथियों की मदद भी करता है। तो यहाँ पर क्या है जो नहीं है, ऐसे अनुभव जो अच्छी शिक्षा और सामाजिक कौशल में विकसित करते हैं। छात्रों में के समूह में बहुत अधिक काम करने से अतिभारित महसूस करते हैं। छात्रों में सकारात्मक संबंध बनाना, एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि यही सहकारी विशेषताओं से समझने नहीं है। छात्र समूह में बहुत अधिक काम करते हैं इसलिए अतिभारित महसूस करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस प्रकार की शिक्षण सहायता सामग्री को बेहतर प्रतिधारण पर बल देती है? विच टाइप ऑफ टीचिंग एड एम्फोसिस ऑन अ बेटर रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स? ठीक है, बेहतर प्रतिधारण, बेटर रिटेंशन पर बल देती है स्टूडेंट के। श्रव्य दृश्य सामग्री, अध्ययन नोट्स, चौक ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तकें। ऑडियो विजुअल एड, स्टडी नोट्स, चौक डस्टर और टेक्स्ट बुक। सबसे सही तो यहाँ पर ये होगा, जो स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा लगता है वो होता है दृश्य और श्रव्य सामग्री। ठीक है, रिटेंशन कैसे मिलता है, अधिगम का प्रतिधारण कैसे होता है, जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो विजुअली रिटेन करते हैं जो पढ़ाई गई सामग्री है उस पर। और वैसे भी जो टीचिंग का एक परसेंटेज बताया गया है, सबसे कम समझ में आता है बच्चों को लेक्चर के द्वारा, फिर रीडिंग के द्वारा, फिर ऑडियो विजुअल के द्वारा, फिर डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा 30% तक, डिस्कशन ग्रुप के द्वारा 50%, प्रैक्टिस बाय डूइंग से 75% और टीच अदर, जब हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो जाएगी किसकी, दृश्य और श्रव्य सामग्री। ठीक है, बाकी मैंने इसका डिटेल में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसको आप जरूर पढ़िएगा ताकि इससे संबंधित अगर और भी कुछ प्रश्न होते हैं तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो दृश्य श्रव्य सामग्री होगा, ऑडियो विजुअल नोट्स होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा गुच्छ में कितने चैनल हैं? देखिए ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, हाउ मेनी चैनल आर देयर इन द स्वयं प्रभा बकेट। तो 80 है, कितने हैं? 80 है। ठीक है, यहाँ पर आपको 80 चैनल है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो गया है, अब याद इसको रखिएगा, 80 चैनल हैं ये। ठीक है ना, और द फॉलोइंग टॉपिक्स आर कवर्ड बाय डीटीएच चैनल, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, करिकुलम बेस्ड कोर्सेस और प्रिपेयर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमने 10 प्रश्नों को लिया विथ उनके डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो आपको जरूर फायदेमंद लगा होगा आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और चूंकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे और मैं कंप्लीटली यूनिट वाइज आपको तैयारी करवा रही हूँ। और जैसे ही हमारी एक यूनिट कंप्लीट होगी, हम पूरे 30 के 30 प्रश्नों को एक बार आपके साथ में आकर ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि आपने कितना उसमें से सीखा और फिर आप मुझे उस पर अपने आंसर्स जरूर बताइएगा कि आपने सही सही आंसर्स लगाए हैं या नहीं। और ये आपको जो सारे क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां पर आप लेकर पूरा नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, 1-2 बार 4 बार रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी के लिए इन सब से मदद होगी और आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है यूजीसी नेट के एग्जाम में, जेआरएफ हो चाहे लेक्चरशिप हो, उसे आप जरूर पा पाएंगे।
इससे आपकी मदद होगी। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स एजुकेशन के हैं वो भी हमारी जो चैनल है उसके अंदर एजुकेशन की सीरीज भी हमने इसी तरह से स्टार्ट करी है, उसको जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो एजुकेशन के वीडियोस और पेपर 1 के वीडियोस दोनों ही हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग का अर्थ ही होता है आप खुद पढ़िए खुद समझिए, जिसमें थोड़ी बहुत फैसिलिटेट करने की काम जो है टीचर का वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को फिनिश करूं, कल फिर मिलती हूँ अपने इसी चैनल में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और सेल्फ लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए